अच्छा, अब हम बात करेंगे कैटल भी बेसिकली फंक्शनलिस्ट था, लेकिन इसने किस तरह से काम किया हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसने क्या काम किया था और क्या बोला था और किस तरह से रोल प्ले किया। कैटल, अच्छा ये कैटल नहीं है, कुछ लोग इसको कैटल पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको कटेल पढ़ते हैं। ठीक है, गूगल पे जाएंगे तो वहां पर प्रोनाउंसिएशन इसकी जो होती है ना कटेल होती है, तो हम भी कटेल पढ़ेंगे। बाज़ वीडियोस में मैंने कैटल भी पढ़ा है, तो कुछ लोग इसको कैटल पढ़ते हैं, कुछ लोग कटेल पढ़ते हैं। अच्छा जी, कटेल एंड अदर फंक्शनलिस्ट, अच्छा ये दोनों, ये फंक्शनलिस्ट था, याद रखिएगा। एम्फसाइज्ड, ये जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अगर आपसे बाज़ दफ़ा इंटरव्यू में पूछा जा सकता है या आपके एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, लॉजिक होनी चाहिए। emphasized behavior and objectivity and expressed dissatisfaction with introspection, ये चूंकि फंक्शनलिस्ट था, इसने बोला था, ये emphasize करता था objectivity, behavior and objectivity and expressed dissatisfaction with introspection, ये कहता था हमें behavior और objectivity पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। introspection के तो ये बहुत मतलब कि उसको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देता था, इंट्रोस्पेक्शन को ये लिफ्ट ही नहीं कराता था, कहता भाई मैंने तुझे लिफ्ट नहीं करानी, मैं तेरे से सेटिस्फाई नहीं, मैं तेरे साथ रह ही नहीं सकता। ये इस तरह से इसको मतलब डिनाई करता था कि तेरा और मेरा साथ नहीं है, वो क्या है, गाना है या शेर है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मार्क ऑथर। अब एक और नया बंदा आ गया। मार्क ऑथर में ग्रेजुएट स्टूडेंट एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन 1915 रिकॉल्ड कटेल्स विजिट टू हिज लेबोरेटरी। ये स्टूडेंट था कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर 1915 के अंदर। इसने बताया, ये बता रहा है, कोट कर रहा है कटेल का जो रवैया था ना इंट्रोस्पेक्शन या स्ट्रक्चरलिज्म को लेके, वो उसने जब उसकी लेबोरेटरी का विजिट किया तो उसने जो था ना, जो स्टूडेंट था, ग्रेजुएट स्टूडेंट था, उसने बड़ी खुशी खुशी ना कटेल को अपना इक्विपमेंट दिखाया, अपना जो लेबोरेटरी का इक्विपमेंट यानी कि आलात वगैरह दिखाए, विच इम्प्रेस्ड हिम, उसके इक्विपमेंट ने उसको बहुत इम्प्रेस किया कटेल को। बट व्हेन आगे, अब इसकी खैर वो कहता ना कि इसकी पुट्ठी भी आने वाली है, इसकी ऐसी तैसी होने वाली है स्टूडेंट की। May showed Cattell the introspective reports obtained from the subjects, जब उस स्टूडेंट ने कटेल को वो वाली रिपोर्ट्स दिखाएं जो इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू बनाई गई थी। इंट्रोस्पेक्शन वो मेथड ऑफ स्टडी है स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर। ठीक है, वो वाली जब रिपोर्ट्स दिखाई ना कि ये मैंने इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू रिपोर्ट्स बनाई हैं, तो कटेल ने क्या किया, कटेल मटर्ड, वो बड़बड़ाया, नॉट वर्थ अ डैम, इसकी कोई वैल्यू नहीं, कहता दफा हो जाओ, इसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई अहमियत नहीं है। एंड उसको गुस्सा आया इस चीज़ का, एंड स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द लैब, और लेबोरेटरी से चला गया। ये हवाला है जी, यहाँ पर इसको कोट किया गया है कि जो कटेल था ना वो फंक्शनलिस्ट था और वो ऑब्जेक्टिविटी को ज़्यादा फोकस करता था, उसको वैल्यू देता था। जब एक स्टूडेंट था जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी का, उसकी लैब में गया तो उसके आलात, तो उसके इक्विपमेंट, उसके सामान से तो बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसने बोला कि मैंने ये रिपोर्ट चेक कीजिएगा, मैंने इंट्रोस्पेक्शन के जरिए हासिल किया है, तो उसने उसको अजीब सा रिएक्ट किया और बड़बड़ाया कि इसकी कोई वर्थ नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये कहते हुए वो लैब से चला गया, क्योंकि उसको ये पता चल गया था कि ये लैब वाले भी स्ट्रक्चरलिज्म या इंट्रोस्पेक्शन को वैल्यू देते हैं, तो यहाँ पर इट मीन्स कि मेरा काम नहीं है, मेरा इंटरेस्ट का कोई भी यहाँ पर सामान नहीं है, इसलिए वो चला गया। इससे आपको वैल्यू को पता चलता है कि ऑब्जेक्टिविटी या बिहेवियरिज्म की तरफ बात जा रही है। ये बिहेवियरिज्म की तरफ बात जा रही है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक आज के लेक्चर तक जितने भी हमने पीछे लेक्चर दिए हैं, ये बिहेवियरिज्म, बाकायदा बिहेवियरिज्म का ऐलान होने से पहले की बात है। इससे आगे वाले जो हमारे लेक्चर्स स्टार्ट होंगे उसमें क्या होगा, बिहेवियरिज्म जब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कटेल के बारे में। अच्छा, कटेल ने एक जगह पर स्पीच भी की थी, लेक्चर भी दिया था, वो उसमें क्या बोला था उसने, कटेल स्पीकिंग एट द 1904 वर्ल्ड फेयर इन सेंट लुइस मिसौरी सैड, इसने मतलब लेक्चर दिया था एक, आई एम नॉट कन्विंस दैट साइकोलॉजी शुड बी लिमिटेड टू द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। वो कहता है कि मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि साइकोलॉजी कॉन्शियसनेस की स्टडी तक लिमिटेड रहनी चाहिए। The rather widespread notion that there is no psychology apart from introspection, वो कहता है कि ये जो नज़रिया बना हुआ ना कि साइकोलॉजी इंट्रोस्पेक्शन के अलावा कुछ है ही नहीं, कि इंट्रोस्पेक्शन ही साइकोलॉजी है बेसिकली, इज रेफ्यूटेड, उसको हम कहते हैं कि रद्द करते हैं, उसको हम नहीं मानते बाय द ब्रूट आर्गूमेंट, एक ब्रूट का कह सकते हैं बहुत सख्त आर्गूमेंट या दलील के साथ ऑफ अकम्प्लिश्ड फैक्ट, जो चीज़ें, जो नताइज हमने हासिल किए हैं ना, उनकी बेस पर हम इंट्रोस्पेक्शन वाले इस नज़रिए को कि इंट्रोस्पेक्शन के अलावा साइकोलॉजी कुछ भी नहीं है, कहता रद्द करते हैं, हम इसको नहीं मानते, हमारे पास फैक्ट्स के साथ हम इसको दलील देते हैं और इसको डिनाई करते हैं। इट सीम्स टू मी दैट most of the research work that has been done by me
or in my laboratory is nearly as independent of introspection as work in physics or in zoology। वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू मेरे ख्याल में जितना भी मैंने वर्क किया है या मेरी लेबोरेटरी के अंदर जितना भी काम हुआ है ना, उसका इंट्रोस्पेक्शन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, और हमने इंडिपेंडेंट काम किया है इंट्रोस्पेक्शन से, और वो इतना ही अच्छा काम है जितना फिजिक्स वाले और जोलॉजी वाले करते हैं, यानी कि उसी तरह का काम है ये। कोई कहता है इसमें कोई इशू नहीं है, कोई इंट्रोस्पेक्शन का मसला नहीं है, ठीक है जी। कहते हैं कि साइकोलॉजी इट मीन्स के इसके इंट्रोस्पेक्शन के अलावा है साइकोलॉजी बहुत कुछ। हम इस दलील को रद्द करते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन के अलावा साइकोलॉजी कुछ नहीं है। उस वक्त ये नज़रिया था ना कि इंट्रोस्पेक्शन ही बेसिकली साइकोलॉजी है, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन वाले मेथड को साइकोलॉजी के अंदर बहुत वैल्यू दी जाती थी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर उसने दलील दी कि मेरा जितना भी काम है ना, उसमें इंट्रोस्पेक्शन से इंडिपेंडेंट होकर हमने काम किया है, और इतना ही अच्छा काम किया जैसे फिजिक्स वाले या जोलॉजी वाले करते हैं, ठीक है। वॉटसन वाज इन द ऑडियंस फॉर कटेल स्पीच। वहां पर जनाब ये बंदा भी बैठा था, ये शहजादा जिसने बिहेवियरिज्म को दिया है ना, ये शहजादा भी वहां पर बैठा हुआ था भाई जब ये स्पीच कर रहा था। द सिमिलैरिटी बिटवीन कटेल्स टॉक एंड वॉटसन्स लेटर पब्लिक पोजिशंस इज सरप्राइजिंग। वो वाली जो उसकी स्पीच थी ना कटेल की, जो उसकी वैल्यू पर बात कर रहा था, ऑब्जेक्टिविटी बिहेवियरिज्म या फंक्शनलिज्म की बात कर रहा था, वो ऑब्जेक्टिविटी की बेसिकली बात कर रहा था। वो कहता है जी कटेल्स टॉक एंड वॉटसन लेटर पोजीशन इज सरप्राइजिंग। वो वाले जो उसकी बातें थी ना, नजरियात थे कटेल के वो, और बाद में जब भी वॉटसन ने अपने नजरियात दिए, अपने ख्यालात दिए या अपने व्यूज़ दिए या अपनी जो उसने थ्योरीज पेश की, उसमें बहुत ज़्यादा मुमासलत थी। वो सरप्राइजिंग थी कि वो एक दूसरे से मिलती जुलती थी, यानी कि ये जो वॉटसन है ये कटेल के साथ अग्री करता था। इसका लुब्बे लुबाब, इसका ये समरी ये है कि जो वॉटसन है कटेल को, या कटेल और वाटसन का काम मिलता था। चूंकि कटेल का काम इससे मिलता था, उसके नज़रियात वाटसन के साथ मिलते थे, और वाटसन है क्या है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है। तो इट मीन्स कि जो कटेल का ताल्लुक भी बिहेवियरिज्म से जाके जुड़ता है इस पर्सपेक्टिव में। आगे एक और मज़ेदार चीज़ सुने, एक मज़ेदार बात। वन हिस्टोरियन suggested that if Watson is the father of behaviorism, Cattell should be called the grandfather of behaviorism। एक हिस्टोरियन उसने ये सजेस्ट किया, उसने बोला कि अगर हम वॉटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म बोलते हैं ना, तो फिर कटेल को ग्रैंडफादर बोलना चाहिए। फिर कटेल को क्या बोलना चाहिए, ग्रैंडफादर ऑफ बिहेवियरिज्म, क्योंकि वैसे तो वो फंक्शनलिस्ट था, लेकिन वो ऑब्जेक्टिविटी और बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा जोर देता था कि हमें इस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, इसकी ज़्यादा वैल्यू है, इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको यूज़ करते हुए हम ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स ले सकते हैं, ऑथेंटिक रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो इसलिए एक हिस्टोरियन ने कहा था कि वॉटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, जबकि जो कटेल है इसको ग्रैंडफादर ऑफ बिहेवियरिज्म बोलना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप ये इस वीडियो का कंप्लीट पार्ट देखना चाहते हैं या इसकी कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं आई बटन में भी उसका लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पर जाके वो वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।